सबसे और पहले मैंने एक वो बना दिया, मेटल बॉक्स बना दिया, सपोज मैंने बॉक्स बना दिया, इसका मैं हीट कैपेसिटी दे दिया, मतलब m/s की वैल्यू गिवन है मुझे रूम में 80। रूम में रखा है ओके 20 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, तो टेम्परेचर ऑफ जो सराउंडिंग है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और मेटल ब्लॉक को हीट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली। इसको हीट कर रहे हैं तो मतलब कि मैं इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और हीटर इज स्विच, हीटर को 30 डिग्री सेल्सियस आने पे बंद कर देंगे। ठीक है, हीटर अपना बंद हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हीटर हमारा बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ टेम्परेचर राइज ऑफ ब्लॉक इज 2 सेंटीमीटर 2 सेल्सियस पर सेकेंड। एक सेकेंड, स्विच ऑफ व्हेन द टेम्परेचर रिचेज 30, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक राइजेज एट द रेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड जस्ट आफ्टर द हीटर इज स्विच ऑन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो जब मेरा हीटर ऑन है तो जो मेरा dq बाई वो जो आ रहा है ना, जो मेरा कहता है टेम्परेचर अपना इंक्रीज हो रहा है विद 2, और जब मैं उसको स्विच ऑफ कर देता हूं तो 0.2 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यस हमसे सर। पूछा कि पावर, हमसे पूछा पावर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, उसने पहले बोल दिया है कि हमको है ना न्यूटन कूलिंग लॉ वाला लगाना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। न्यूटन कूलिंग लॉ क्या होता है, dq बाई dt लॉस, इतना हीट का लॉस हो रहा है, वो क्या होता है, सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये होता है। यस सर। हाँ भाई, ओके। अगर सपोज अगर मैं इतना ही उसको रखूं, मतलब कि ये लॉस हो रहा है, मैं इस पॉइंट के ऊपर इसको कोई एनर्जी नहीं दे रहा हूं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो मेरा जो ये होना चाहिए dq बाई dt है, इसकी वैल्यू कितनी है, ms इंटू डी टी बाई डी टी इक्वल टू एक्स इंटू टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। ये क्वेश्चन होगी ना, हमको ms की वैल्यू कितनी दी हुई है 80, और जो अपना dq बाई dt है वो कितना है 0.2, 0.2। क्योंकि टेम्परेचर मेरा फॉल हो रहा है। x कब, जब मेरा टेम्परेचर कितना है बॉडी का 30 और मेरा कहते हैं सराउंडिंग का कितना है 20। 20। तो यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, क्या बन जाएगी 1.6। वो 1.6, ठीक है, ओके। अब वो क्या बोल रहा है, अगर मैं हीटर को ऑन कर रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ठीक है। तो देखो इंटरेस्टिंग चीज अब इसमें ये आ जाएगी कि जो dq बाई dt जो लॉस है वो तो इतना ही हो रहा होगा ना, तो मतलब जो मेरा हीटर है वो मुझे पावर कितना दे रहा है, पावर ऑफ हीटर, उसका काम ये है कि जो लॉस हो रहा है उसको तो तुम्हारा कंप्लीट करो ही करो, उसके अलावा तुमको क्या करना है, ms इंटू डी टी बाई, तुमको dt भी करना है ना, तुमको टेम्परेचर को राइज भी करना है, और जो लॉस हो रहा है उसको तो तुमको कम करना ही करना है, तो ये हो जाएगा ना। यस सर। यस। तो देखो, तो ये जो चीज थी इसकी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से कितनी है 16 16। प्लस ms। अब किस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये वो है इंक्रीज वाला 2। 2, तो ये मेरा पावर ऑफ हीटर तो कितना बन जाएगा 160 176। 176। तो लेकिन इसने 160 क्यों दिया है फिर, वो 160 से तो बस उसका, एक सेकेंड, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक राइजेस एट द रेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड जस्ट आफ्टर द हीटर इज स्विच ऑन एंड फॉल्स एंड, इसने फिर इसको अपना इंक्लूड क्यों नहीं किया, नहीं यार, होना तो नहीं चाहिए, आंसर तो यही आना चाहिए। बी का क्या है, फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द हीटर इज स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ कर देंगे तो ठीक है ना, 16 वॉट से हमारा हो ही रहा है रेडिएशन, ये हो ही रहा है रेडिएशन, लेकिन अगर मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो ये भी है, तो आंसर तो 176 होना चाहिए यार, इसने इंक्लूड क्यों नहीं किया, इसने उस चीज को अपने इग्नोर मार दिया होगा कि उस टाइम पे कहते रेडिएशन हो रहा है।
है ना, बल्कि होना चाहिए वो। क्योंकि अगर तुम्हारे सपोज एक रूम है, रूम के अंदर एक चीज रखी हुई है, इसको हीटर से किया हुआ है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो भी इसके अंदर ये तो होगा ही ना रेडिएशन। तो हर बॉडी हर टेम्परेचर पे क्या बोलते हैं उसको, अपने एनर्जी लेते भी और देते भी। ठीक है, आगे वाले कर लोगे? हाँ तो आगे वाले के अंदर पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 25। तो यहाँ पे जो अपना 20 है, ये जो 30 है, 30 की जगह पे अपना 25 आ जाएगा, तो 16/5 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से हो जाएंगे सारे। और सर एक बार 33 बताएंगे। 33 तुमको मैंने क्लास में नहीं करवाया था क्या? हाँ सर, एक और बार बता दीजिए ना। कैसे यार, मैं गधे इंसान हूँ। रिवाइज करते हो नोट्स? हाँ सर। ये देख, ये मेरे पास में सपोज ये है, ये मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री वाली, ये डिस्टेंस है L, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ये θ2, ये θ1। इसको R नहीं बोलते हैं, इसको और कुछ बोल देता हूँ ना, क्योंकि R को उसके लिए काम में लूंगा रेजिस्टेंस के लिए। तो स्मॉल R1, स्मॉल R2। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। तो पहले बताओ कि क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? dq/dt क्या बन जाएगा? θ2 माइनस θ1 अपॉन R इक्विवेलेंट। यस सर। हाँ होगा ना। अब हाँ देखो, सर। R का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन Ka, है ना। यस सर। ओके, लेकिन इसके अंदर कंडक्टिविटी कैसी है? कांस्टेंट है। लेंथ निकाल लूंगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया हर पॉइंट पे अलग अलग है, राइट? देख रहे हो ना, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो इतना तो आइडिया लग गया कि हमको इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है भाई, मैंने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक dx ये ले लिया विड्थ का। ये क्या बनेगा? डिस्क बनेगा ना एक। यस सर। ओके, यस सर। अब देखो हीट इसमें से कैसे पास होएगी? हीट यहां से निकलेगी ना यूं, और जो इसके आगे जो आएगा डिस्क, ये वाला डिस्क, इसमें भी इसके सेम अंदर ही भी जाएगा। इसके अंदर भी ये हीट ऐसे। तो मैं कह सकता हूँ ना कि सारे के सारे जो है डिस्क आएंगे वो किस में आएंगे? सीरीज में। तो मैं किसी एक का निकाल लेता हूँ, उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो सपोज इसका जो विड्थ है दैट इज dx, कंडक्टिविटी k। तो इसका जो अपना ये जो आएगा dr क्या बन जाएगा? dx अपॉन k। अब इसका एरिया चाहिए, इसके एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस चाहिए। उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए। ये रेडियस ये देखते हैं, ये R1 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना बन जाएगा? R1। अब मुझे इतना पार्ट और चाहिए। ये एंगल सपोज मैंने थीटा बोल दिया, तो इस पूरे को मैंने मिला दिया सपोज यहाँ तक। तो इस पूरे के अंदर ओके, tan थीटा क्या बन जाएगा? R2 by L R2 और R2 नहीं, R2 minus R1 by L और ठीक है। इस छोटे वाले के अंदर क्या बन जाएगा? सपोज ये जो चीज है इसको सपोज मैंने बोल दिया y, ये है Y मेरे by पास में X। x, y by x। तो सपोज इसको मैंने एक बार के लिए यही लिख दिया tan थीटा। तो जो y है, y की वैल्यू क्या बन जाएगी? x tan थीटा। तो ये जो मेरा हेड डिस्क, इसका पूरा एरिया कितना बना है? रेडियस कितना है इसका? R1 प्लस y। ठीक है, तो एरिया बनेगा पाई r स्क्वायर, r बन जाएगा R1 प्लस x tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 से l। तो क्या बन जाएगा? r 1 अपॉन k पाई, ये बाहर आ गया। क्या होता है इंटीग्रल? 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, R1 प्लस एक्स
tan थीटा, ठीक है। और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, यस सर। तो tan थीटा। अब लिमिट लगा दो, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू क्या, L। बस हो जाएगा ना अब तो। हाँ सर। तो इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई थी तुमको, मेरे को नहीं समझ में आ रहा तुम क्या पूछ रहे थे इसमें। सर वो मैंने वो tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था, मतलब अटक गया था बीच में। हाँ चलो ठीक है, अब सही है, हाँ सर। आ गया। हाँ असाइनमेंट वाले क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे कुछ। सर 36। 36 सर 51 भी। 51 में क्या हुआ भाई? बताओ बताओ क्या क्या 51 में, और न्यूटन एंड कूलिंग लॉ लगाना है ना। तो पहले क्या बोल रहा है, 50 से 45 में कितने मिनट में हो गया, 5 मिनट में। क्या 5 मिनट। फॉर्मूला आएगा, तो 50 माइनस 45 कितना होता है, 5 अपॉन 5 इक्वल टू के। इसका एवरेज टेम्परेचर कितना हो गया, 50 प्लस 45/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ कहते हैं सराउंडिंग। सेकंड क्या पूछ रहा है, सॉरी सर। सर बट यार आपने मतलब कहा ये तभी लगाना है जब सेम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा। हाँ तो वो बोल रहा है ना कि अगले में क्या किया, एंड टू 40 अनदर 8 मिनट, तो 40 तो मतलब क्या बन जाएगा, 45 से 40 पे आएगा ना वो, तो अपना डिफरेंस तो उतना ही है। हाँ सर। यहाँ पे मेरे पास में वो आया है 50 से 45, तो 50 से 45 आ गया। अब उसने बोला है अगले 8 मिनट के अंदर वो 40 हाँ पहुंच सर, गया, मतलब कि 45 से 40 पे आ गया ना। हाँ कौन सा बोल रहे थे, 36। 36, ठीक है 36। क्या किया बताओ, 2 adiabatic vessel each container m mass of water at different temperature। हाँ क्या हुआ बताओ। सर dq/dt वाले वो सब इक्वेशन बना लिए, लेकिन उसके आगे फंस रहे हो मैं जाके। तुमको याद है मैंने तुमको क्वेश्चन नंबर 37 क्लास में कराया था। सर तो 37 और इसके अंदर Yes. डिफरेंस क्या है, 37 और 36 तो सेम है। 36 के अंदर एक स्पेशल केस पूछ लिया, उसके अंदर क्या हुआ, जनरल केस पूछ लिया था। और इसमें तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो अलग अलग थे, मास अलग है M1 M2, यहाँ तो बहुत अच्छी बात है ना। इसमें इक्वल मास है, सर आप स्पेसिफिक एक हीट। मिनट हाँ 37 बता दोगे क्या शॉर्ट में? नहीं मैं तुमको ये 30 इसका कर लूंगी। नहीं मैं तुमको 36 बताऊंगा और 37 अपने आप करूंगा, है ना। ठीक है सर। देखो इसके अंदर मास m है, इसके अंदर भी मास m है, इसका भी स्पेसिफिक हीट s है, इसका भी s है। इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लो T1 है, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T2, ठीक है। मान लो इनिशियल टेम्परेचर है। अब हमारे पास में इन दोनों को मैंने ये कर दिया, कनेक्ट कर दिया एक। सपोज फाइनल टेम्प मतलब किसी भी इंस्टेंट पे इसका जो टेम्परेचर है वो तो हो गया T1 डैश, इसका टेम्परेचर हो गया T2 डैश, हो गई। यस सर। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि T1 बड़ा है T2 से, मान लो। तो मुझे बताओ कि इस पॉइंट तक कितना हीट फ्लो हो चुका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हीट ये जो है ना ट्रांसफर, इसका वो क्या रेट क्या है, तो T2 तुम ये लिखोगे ना, -T1 अपन। नहीं तो तुम लिखोगे कि जो dq बाई जो dt है दैट इज T1 डैश माइनस T2 डैश अपॉन r की वैल्यू हमको पता है KLA है ना, उससे निकाल लेंगे। तो बेसिकली कांस्टेंट ये जो अपना dq बाई dt है, मतलब क्या हुआ, यहां से हीट गया dq बाई dt और इसके पास में हीट आया। तो मैं कह सकता हूं ना
कि ये जो है ना dq/dt है, दैट इज हीट लॉस फॉर ब्लॉक 1 एंड दैट इज हीट गेन फॉर ब्लॉक 2। अब देखते हैं, चलो आगे आते हैं थोड़ा सा और। इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस इज ms, ठीक है, डी T2 अपॉन अपना dt। लिख सकते हो ना बेटा ऐसा? यस सर। मैंने बोला कि इतना हीट उसके पास आ रहा है, मतलब कि डी जो ये लिख दिया, और T2 द रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ बॉडी 2 इज चेंजिंग। इसको बोल दिया बॉक्स 1, इसको बोल दिया बॉक्स 2। ओके, अब देखो जो सामने वाला जो फंक्शन है उसके अंदर ये भी है, क्या बोलते हैं, T2 भी है और ये भी है। अब मुझे इसके अंदर वो करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे ये याद है डैश। अब देखो, इसने जितना हीट दिया, इसने इतना हीट लिया, तो इसको यहां से यहां तक आने के लिए इसने कितना हीट है ना रिलीज किया। सर वो M T2 डैश क्यों? द रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ दैट बॉक्स इज चेंजिंग। तो उसका टेम्परेचर मैंने अपने कितना अज्यूम किया, T2 अपने अज्यूम किया है ना, वो तो इनिशियल टेम्परेचर है ना, ये तो T2, तो ये तो एक वो बन गया, नंबर बन गया, ये तो कांस्टेंट है। ये तो वेरिएबल टेम्परेचर क्या है मेरा, T2। ओके सर। ओके, तो ये इसने इतना हीट क्या किया, रिलीज किया है ना, तो क्या बन जाएगा T1 माइनस T1 और दूसरे वाले ब्लॉक ने इतने ही हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो ms क्या बन जाएगा, T2 माइनस T2। T1 एंड T2 आर कांस्टेंट, वो तो उनके इनिशियल टेम्परेचर हैं जो कि मुझे दिए हुए थे। अगर तुमको कैलकुलेशन इजी करनी है ना, तो अपने एक को अपने 0 बोल दो और एक को समथिंग x बोल दो, ठीक है। तो यहां से मेरे पास में क्या बन जाएगा, T1 माइनस T1 इक्वल टू T2 माइनस T2। यहां से मैं इसको रिप्लेस करूंगा T1 को, क्या बन जाएगा, T1 प्लस T2 माइनस T2। ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, ms d T2 अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन r। चलो ठीक है, इस r को भी मैं यहाँ पे ले गया इस तरफ r। यहाँ पे क्या बचेगा, T1 माइनस T2, तो ये बन जाएगा T1 प्लस T2 माइनस 2 T2। ये हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि d T2 अपॉन T1 प्लस T2 माइनस 2 T2 इक्वल टू सब कुछ 1 अपॉन r m s इंटू dt। इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन आ जाएगा मेरे पास में T2 का, यस सर। है ना, बस। समझ गए। तो मेरे पास में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू आ गई ना, T2 अपने डैश की वैल्यू आ गई। इसको मैं यहां डाल दूंगा तो मेरे पास में इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। मतलब मुझे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों के टेम्परेचर पता है, तो उनका जो डिफरेंस है मैं इनिशियल का हाफ कर दूंगा, मेरे पास में आ जाएगा। अगर मैंने फंक्शन ही निकाल लिया तो उसके बाद तो स्टोरी खत्म हो गई। ओके। अब जो 37 है, इसमें तो ये वाला स्टेप है, थोड़ा सा इजी आ गया था ना, क्योंकि इसमें यहाँ भी ms था, यहाँ भी ms था। उसके अंदर क्या है, उसमें अलग अलग दिया हुआ है m1 s1, तो थोड़ा सा जो मैं एक्सप्रेशन बनता है ना, वो थोड़ा सा गंदा सा बन जाता है बस। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो यही। ओके भाई, आ गया हो, बताओ। के लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होंगे? हाँ, तो D2 वो LHS का इंटीग्रल है, उसके लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा? भाई उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T2 का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, T2, है ना, इनिशियल ये था ना। हाँ सर, ये और समझ क्या रहेगा? तो ये लो, फाइनली मैंने बोल दिया x। तो फाइनल टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हो गया है x, इसका फाइनल टेम्परेचर सपोज मैंने अज्यूम कर लिया y, तो मेरे पास में xy आ जाएंगे ना दोनों। हाँ सर, समझिए।
हाँ चलो आगे। और अपने उस पे आओ, असाइनमेंट पे जो मैंने दिया था। सर भेजे आपको उसमें से। हाँ तुमने काफी भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है? 6। यस हाँ कौन सा ट्यूटोरियल है? 9। 9। तो जो हमारे पास में ट्यूटोरियल 9 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये दोनों रिलेटेड है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यस सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्या है? द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, ये मेरे पास में सन है, इसका टेम्परेचर है T0। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट, यहाँ पे मेरा प्लेनेट है, यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है? D। द रेडियस ऑफ द सन इज R। द टेम्परेचर एट विच प्लेनेट रेडिएट अपना एनर्जी। क्या हुआ? कैसे किया? सर सन का और प्लैनेट का दोनों को उसके रिस्पेक्टिव एरियाज मान के इक्वेट कर दिया पावर। एक सेकंड समझाने। कैसे? द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज T0 and average distance from a planet is, the radius of the sun is R, the temperature at which planet radiate energy। सर कैसे किया? बेसिकली T0 की पावर 4 into 4 pi R square is equal to T dash की पावर 4 into 4 pi D square कर दिया। नहीं, क्यों? फिर उससे क्या होगा? सर T dash की वैल्यू आ जाएगी T0 के टर्म्स में। अरे नहीं नहीं, मैं समझा। सपोज एक बात आओ, ये मेरे पास में सन है, ठीक है, इसका रेडियस है R, ठीक है, ये मेरे पास है प्लेनेट है, ठीक है, सपोज ये यहाँ पे आ गया। अब इससे क्या होगा? मतलब हाउ कैन आई रिलेट और दिस थिंग्स? और मुझे पता है कि इसका जो है टेम्परेचर, सपोज वो T है और वो कैसा है? कांस्टेंट है। तो तुमने बेसिकली तुम उसको छोड़ा, तो फॉर्मूला क्या लगाया वो छोड़ो, फॉर्मूला के पीछे स्टेटमेंट क्या है? सर सन जितना रेडिएट कर रहा है उतना प्लैनेट अब्सॉर्ब कर। नहीं नहीं, क्यों? सन की लाइट तो यहाँ भी आएगी, तो वो तो हर तरफ जाएगी ना सन की लाइट। तो ऐसा थोड़ी है कि सन की सारी लाइट उसी के ऊपर गई है। हाँ भाई, और किसने किया ये वाला क्वेश्चन? बताओ बताओ। सर अभी ट्यूटोरियल अटेम्प्ट। हाँ सर अभी हाँ, तो ट्यूटोरियल अटेम्प्ट नहीं। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी तुमको सबको बोल देता हूँ और फिर मुझे बताओ कि हाउ विल यू अटेम्प्ट। क्वेश्चन मेरा ये कहता है कि ये मेरे पास में है सन, इसका रेडियस है R, ठीक है, इसका टेम्परेचर है T0, यहाँ पे एक और है प्लेनेट, सपोज हमारे पास में अर्थ है, इसका जो मीन जो डिस्टेंस है, मान लो वो डिस्टेंस है D। अब इसका जो रेडिएशन है वो इसके पास में आएगा? यस, ऑब्वियसली आना ही पड़ेगा। तो अगर कोई बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती रहेगी तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ ना, राइज हो जाएगा ना। लेकिन हमने बोला नहीं, इसका टेम्परेचर T है जो कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? जितना रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया उतना ही रेडिएशन इसने अपने एमिट कर दिया, मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मुझसे पूछा गया है कि उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट, वो कैसा रहेगा, किस चीज के प्रोपोर्शन आएगा, मतलब कि इन जो मुझे अपने गिवन पैरामीटर है इनके फॉर्म में। बताओ। सर T0 इंक्रीज करेगा तो ए भी ओवरऑल हाई होगा ना सर? क्या बोल रहे हो?
सर टी नॉट पे डिपेंड करेगा क्या? हाँ हाँ सर भाई, जितना एनर्जी ले रहा है सन, उतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो फिर यस, तो बताओ ना, तो उसके लिए फॉर्मूला भी तो होना चाहिए ना हाँ भाई। सर। तुमको 4 ऑप्शन और दिए हुए हैं, उसके अंदर स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन होता तो मैं बोल देता कि ठीक है, जितना एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा उतना रिलीज करेगा, कहानी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने फॉर्मूले में पूछा। हाँ प्रतीक्षा बताओ, तुमने कहाँ पे गलती किया? सर मैंने तो गलती यही पता लग अज्यूम गई किया ना? कि जितना हो सारा ले लेगा वो। नहीं 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 भाई, तो तुम्हारा जंक्शन भी अपना गलत है। तुमको याद है एक चीज मैंने वो तुमको बताई थी, इंटेंसिटी पॉइंट हाँ सोर्स सर। से, तो उसको अप्लाई करो। तो देखो, ये हमारे पास में सन है, यहां से एनर्जी जाएगी, तो पहले निकालो पावर। सन का जो पावर है वो कितना, पावर क्या आएगा सन का? पावर होता है सिग्मा ई, इसका एरिया कितना आएगा? 4 पाई 4 पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर सिग्मा ई ए इंटू टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4। ये पावर है, ये पावर हर तरफ जा रही है 3D में। तो सपोज जो मेरा यहाँ पे है प्लेनेट, इसका जो है रेडियस, सपोज वो मैंने बोल दिया स्मॉल आर, तो जो रेडिएशन यहाँ पे आएगा, देखो सपोज एक तुम्हारे सामने फुटबॉल रखा हुआ है और यहाँ से तुम्हारे पास में आ रहा है रेडिएशन, और इसका ये जो है ना डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है d, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा भाई? सारी की सारी पावर यहाँ नहीं आ रही ना, पावर तो देखो ये यहाँ से भी निकल गई, लेकिन जो यहाँ से निकली वो उसके काम की नहीं है ना, तो मुझे इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। इंटेंसिटी कितना होगा? इंटेंसिटी एट पावर बाय एरिया होगा, पावर बाय सरफेस ऑफ, मान लो अर्थ, तो क्या फॉर्मूला आया था? P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आया था ना, तो P कितना है? सिग्मा E 4 पाई आर स्क्वायर टेम्परेचर की पावर 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर। तो ये जो अपना इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी क्या बन गया? 4 पाई तो कैंसिल हो गया, चलो ठीक है, E को हमने ले लिया 1, तो क्या बन जाएगा? सिग्मा आर स्क्वायर। सर वो 2 पाई डी स्क्वायर क्यों नहीं है? आधे उस पे तो जा रही है। अरे इंटेंसिटी निकाल रहा हूं मैं, इंटेंसिटी तो स्फेरिकल फॉर्म में जाएगी ना पूरी भाई। ये मेरे पास में सन है, तो ये सारी यहां से निकलेगी ना इस एरिया से, तो पावर पर यूनिट अपना एरिया कितना हो जाएगा? ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये इंटेंसिटी है। अब जो मेरा प्लेनेट है, ये प्लेनेट कुछ ऐसा है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं प्लेनेट के ऊपर लाइट ऐसे मारूंगा, तो देखो, तो इसकी जो पीछे शेडो बनती है वो क्या बनेगी? डिस्क बनेगी ना। उसका एरिया कितना होगा? उसका एरिया कितना होगा? ये जो मेरा पाइप है, इसका रेडियस भी वही रेडियस होगा जो इसका रेडियस है। तो बेसिकली पायर्स, यस, तो ये जो मेरा प्लेनेट है, ये कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? जो इतने में आ रही है, मतलब कि इंटेंसिटी इनटू एरिया, तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टेम्परेचर की पावर 4 इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ये कितना है? एब्जॉर्ब बाय प्लेनेट। और अगर मैं इसी को बोल दूं कि इतना ही उसने एमिट कर दिया, तो अपना काम हो गया ना। तो अगर इसका टेम्परेचर T है, तो ये कितने पावर को एमिट करेगा? बताओ क्या होता है? सिग्मा T dash to the power 4। सिग्मा, इसका एरिया कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको भी स्फेरिकल अज्यूम कर रहा हूं, और इनटू टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको देखूं टेम्परेचर को, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बन जाएगा √r/d इंटू T0 इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाँ भाई, अरे सही है। यस सर। हाँ सर। हाँ, अब उसने सेकंड क्वेश्चन में पूछा थीटा। थीटा देखो यार कैसा होता है कि ये मेरे पास में है सन बहुत बड़ा होता है ना, और जो मेरा प्लेनेट है वो तो छोटा सा होता है। तो ये लो,
ये जो डिस्टेंस है दिस इज डी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस, दिस इज d/r। आर। तो ये है ना मेरा एंगल थीटा, तो क्या बन जाएगा थीटा आर बाई डी ना अप्रोक्सीमेटली। यस सर। यस सर। तो बस Yes, ऊपर तो जो ऊपर जो आर बाई जो अपना डी है उसको थीटा से रिप्लेस कर दो। ओके यस सर। हाँ चल। थोड़ा ऊपर और बताओ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 15 में वो जो रेशियो है 3 टू लैम्डा का, वो कांस्टेंट, वो b के बराबर क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड, कैसे? ब्लैक बॉडी रेडिएट्स मैक्सिमम वेवलेंथ दिस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज दिस। ओके, इफ द बॉडी टेम्परेचर दिस ओके, कोई बात नहीं, मतलब अगर उसने ऐसे नंबर लिए तो कोई बात नहीं, हम सीधा ये लगाएंगे कि λ1 T1 इक्वल टू लैम्डा हाँ सर, m2। ऐसे आंसर आ गया, बस वही डाउट था कि वो b नहीं के नहीं बराबर। भाई उसने फिर उस चीज के ऊपर कहते थे ध्यान नहीं दिया होगा ना कि यार हमको इक्वल टू वो भी करना है ना। ठीक है, और सर अगले वाले में, 5th वाले में टेम्परेचर का डिफरेंस सेम नहीं है। क्वेश्चन 5 ओके हाँ क्या सर। बोल रहा है? हाँ तो इसने बोला है कि 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होने के अंदर कितने मिनट लगे? 10 मिनट, ठीक है। और तुम्हारा कहते हैं 25 डिग्री है सराउंडिंग का टेम्परेचर। और क्या पूछा है? नहीं, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर 5th वाले। ओके, 5th में बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड 365 केल्विन से चला गया है वो 361 केल्विन। तो हमारा ये कितना हुआ? डेल्टा टी कितना हुआ अभी? 4। यस और हमको कितना टाइम लगा है? 2 मिनट, ठीक है। और फिर उसने पूछा है कि 344 से 342 केल्विन होने के अंदर कितना टाइम लगेगा? तो डेल्टा टी कितना हो गया? 2। यस सर। तो जो टाइम है वो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे हम अपने अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। भाई देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने के अंदर कितना टाइम लगा था? 4 डिग्री के अंदर इतना लगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इस इंस्टेंट पे 2 डिग्री को कम होने के अंदर कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली अपना 2 मिनट। क्यों सर? सर 1 मिनट ना। 4 मिनट ना। हाँ 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। तो यहाँ जो मेरा आंसर आना चाहिए 1 मिनट से बड़ा आना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ तो सर। 1 मिनट से बड़ा आना चाहिए। तो 1 मिनट से बड़ा A और C हो आना सकते हैं। चाहिए, ए और सी हो A और सकते हैं। B और हो। रूम टेम्परेचर ये हो सकता, हाँ सर आंसर आ रहा है न्यूटन वो लगा के। हाँ तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ना वो नहीं है, रूल नहीं। सर बट डेल्टा टी तो सेम नहीं है ना। हाँ हाँ सर, अरे इसलिए कोई बात नहीं ना, लगा दो, कोई नहीं। मतलब इतने बहुत बड़े डिफरेंस है नहीं ना, वो डिफरेंस छोटे छोटे से ही है। यस सर। तो लगा दो, क्योंकि उसके अलावा कोई हमारे पास मेथड नहीं है। फिर क्वेश्चन 8 क्या हुआ इसमें 8 में? क्वेश्चन नहीं समझा। कैलोरीमेट्री ये दिया हुआ है, कंटेन अच्छा इसके अंदर बेसिकली है रेट ऑफ एंड कूलिंग नहीं निकालना, उसमें निकालना है रेट ऑफ हीट लॉस। तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या बन जाएगा? m1s1 प्लस m2s2 डेल्टा टी अपॉन डी टी। ये होएगा ना हीट लॉस। तो जो अंदर लिक्विड है वो भी हीट को रिलीज करेगा, और जो तुम्हारा कंटेनर है उसका भी होएगा। ओके सर। ओके
फिर इसमें क्वेश्चन 10 क्या है 10 में भाई? अच्छा अब यार देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले थोड़े से लग जाएंगे, अगर तुमको याद है ना तो ठीक है। क्या बोला है? अज्यूम दैट, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 किया किसी ने? कॉम्प्रिहेंसिव वाला ट्यूटोरियल और 10 का अरे किया है कि नहीं किया किसी ने? नहीं सर। अरे कर लो भाई। नहीं सर। सर एक्चुअली ट्यूटोरियल अटेम्प्ट नहीं किया। ट्यूटोरियल कर ये बोल रहा है कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कन्वर्टेड। तो मुझे पता है कि जो एनर्जी होता है दैट इज, ये होता है ना mc², आइंस्टाइन की इक्वेशन से, है ना? यस सर। यस सर। तो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द सन कीप ऑन एमिटिंग द एनर्जी इफ मास ऑफ द हाइड्रोजन इज m। तो भाई अगर हाइड्रोजन का मास है टोटल m, तो मेरे पास ये आ सकता है ना, इतनी एनर्जी आ सकती है टोटल। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो dq/dt इंटू t शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? mc²। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो मैं लिख दूंगा t mc²। ये क्या होता है? dq/dt सिग्मा, e का वैल्यू मैंने ले लिया 1 सपोज, ठीक है। तो सिग्मा e, उसका एरिया कितना हो जाएगा सन का? 4πr² इनटू टेम्परेचर की पावर 4 ना। तो टेम्परेचर की पावर 4, तो मुझे एक और चीज पता है, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी होता है। तो उसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा कि b/λm, तो b/λm की पावर 4। बस ये हमारे पास बन गया टाइम, बस इतना ही। सर इनके सारे ऑप्शन में ई ऊपर क्यों है? हाँ ना, गलत दिया हुआ है, ऊपर नहीं आएगा नीचे आएगा। ठीक है सर। ठीक है, करें आगे। सर एक जनरल डाउट था। बोलो। सर अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉल मैंने बॉक्स के अंदर रखी है एंड हीट लॉस पूछा है, तो उसमें कंडक्शन और रेडिएशन दोनों कंसीडर करना है? नहीं बस इसके अंदर देखो, या तो क्या होता है कि वो तुमको लिख के देते हैं कि कंटेनर इज इवैक्यूएटेड, है ना, वैक्यूम है। और अगर ना भी हो तो अज्यूम कर लो यार, तुम क्या कहते हैं, जब तक वो तुमको एयर का कंडक्टिविटी ना दे, ठीक है, क्वेश्चन में, तब तक उसका मतलब यही होता है कि यार छोड़ो, अपने को बस कितने रेडिएशन देखना है। अगर उसने एयर का कंडक्टिविटी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया तो फिर तुमको सोचना पड़ेगा कि नहीं, अब मतलब कि वो चाहता है कि हम कंडक्शन को भी इंक्लूड करें। ओके सर 38 वाले में हो क्या रहा है, आप एक बार बताओगे क्या? HCV 38 क्या है? पेज नंबर 38 में क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ये है सराउंडिंग एयर, दिस एटमॉस्फेयर, दिस हीट मे बी कंडक्टेड बिटवीन सराउंडिंग एंड गैस टू द सिलेंडर। हाँ तो क्या हुआ इसमें? सर स्लो चेंजेस मतलब? स्लो चेंजेस तुमने, इसको मैं समझाता हूँ आज। तुमने वो देखा है जो तुम्हारे थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक जो अपने ये करते थे प्रोसेस जो करते हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है और इरिवर्सिबल। हाँ वही, उसके लिए एक वर्ड और काम में लेते हैं, क्वास्की स्टैटिक प्रोसेस। नाम सुना है? हाँ सर। क्या मतलब होता है? सर मतलब नहीं यार, नाम मतलब सुना है। देखो अगर कोई वर्ड तुमने कभी सुना है तो एटलीस्ट, अगर याद तो टीचर से पूछ लो, अगर टीचर से नहीं पूछना है तो एटलीस्ट यार गूगल कर लो। सर 9th 10th में सुना था। सारे पॉइंट्स क्या पे बात कर सिस्टम और
सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पे रहता है। इक्विलिब्रियम में स्लोली, जैसे मान लो एक स्प्रिंग को अगर मैं खींचता हूं स्लोली, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, -12 के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाय मी जो मैं हूं कितना होता है, ½ के एक्स स्क्वायर, राइट। कब, व्हेन आई एम टेकिंग द स्प्रिंग वेरी स्लोली। अगर मैं उसको एकदम से खींच दूंगा फुल फोर्स से, तो क्या हमारा वर्क डन उतना ही आएगा? नहीं, हमारा वर्क डन और ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। तो वो अभी हम इसमें बताते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बताते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यस, ठीक है ना। मतलब होता है कि हर चेंज जो तुम कर रहे हो ना, वो स्लोली कर रहे हो। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे योर सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों साइड के जो फोर्स हैं वो सेम है। तुम उसके अंदर एक इनफाइनाइटली डेसिमल अमाउंट का जो चेंज करते हो वो होता है। सपोज अगर बात बताओ, तुमने अगर एक गैस है उसकी के पिस्टन को एकदम से खींच दिया यार, है ना, एकदम से खींच दिया, तो बताओ जो गैस नीचे ही नीचे है, बॉटम में है, क्या उसका डेंसिटी और जो गैस ऊपर ही ऊपर है उसका डेंसिटी सेम होगा? नहीं सर। नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर की गैस है वो तो ये हो जाएगी ना, फिर डिफ्यूजन होएगा, गैस फ्लो करेगी, या कन्वेक्शन होगा। तो कन्वेक्शन का जो होता है रेट, वो भी तो डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा प्रेशर का डिफरेंस कितना है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सारे जो चेंजेस होते हैं ना, ये स्लोली करते हैं। ये हम इसमें करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो वो ना क्लियर हो जाएगा प्रतीक्षा? जी सर। ओके, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स तुमको आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना फास्ट कराऊंगा, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ थर्मोडायनेमिक्स का अपना डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, कौन बताएगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। अबे तो वो तो मतलब कि सबके लिए वैलिड है, वो तो काइनेमेटिक्स के लिए भी वैलिड है और अपने एनएलएम के लिए भी वैलिड है। उसके अंदर कहता है थर्मोडायनेमिक्स क्या करने लग गया उसमें सर? सर वो ब्रांच जो हीट वर्क प्रेशर ये सब क्वांटिटीज को डील करती है। क्या सर फिर से बोलो। हीट वर्क और बाकी फंक्शंस में रिलेशन बनाते हैं। नहीं, इसको नहीं बोलते। तुमको याद है जब मैंने थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट किया था, तो पहले लेक्चर में तुमको एक चीज बताई थी। मैंने तुमसे मैं हीट का डेफिनेशन पूछा था, तो तुम सबने बताया था कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। और उसके बाद मैंने कुछ बताया था कि हीट अलग होती है, एनर्जी अलग होती है, याद है? हाँ सर, आपने कंपैरिजन बताया था। कंपैरिजन बताया था, और बताया था कि फिर बाद में लोगों को पता लगा ओ ये दोनों तो सेम है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक्स की स्टार्टिंग वहां से हुई थी। थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ हीट। हीट से क्या करना है, मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क से आई कैन प्रोड्यूस हीट। बस इस चीज की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। कोई सिस्टम ये वो कुछ नहीं है, यही है। क्योंकि जब तुम पहले ही दिन बोलते हो कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो तुम हीट को मैकेनिकल एनर्जी से कंपेयर करते हो, ठीक है। और जो हमारे मैकेनिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क। तो जब तक कि मेरे पास अगर हीट है, ठीक है, अगर हीट में किससे लेके आऊंगा, सपोज मैंने पेट्रोल को बर्न किया, लेकिन अगर मैं उससे कार को चला नहीं सकता हूं, तो मैं वो मेरे कहते किस काम का है वो? तो आई नीड मैकेनिकल वर्क। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे हीट चाहिए होता है, तो आई डू सम मैकेनिकल वर्क, उससे मेरे पास में हीट आना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस होती हैं। पहला डेफिनेशन होता है सिस्टम, और फिर एक हमारे पास में आता है सराउंडिंग। क्या होता है भाई?
सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम जो एरिया को हम सिस्टम जिसको हम कंसीडर स्टडी कर कर रहे हैं और सराउंडिंग जिसको हम स्टडी कर, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम। ठीक है, मतलब कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स आई एम इंटरेस्टेड इन, जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी आर स्टडी। अब देखो तुम एग्जाम के अंदर ऐसी है डेफिनेशन लिख के मत आता ना, वो तुमको मार्क्स नहीं देंगे। अपनी डेफिनेशन अपने तक ही सीमित है, ठीक है, ये अपने साथ। और कहते हैं सराउंडिंग क्या बन जाएगा? रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स माइनस रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। बस ये लो, सिंपल। अगर मैं यूनिवर्स में से मेरा जो सिस्टम है उसको हटा दूं तो उसके अलावा जो भी कुछ है वो मेरा यूनिवर्स है, कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है ना। फिर हमने सिस्टम को 3 पार्ट के अंदर किया डिवाइड, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। क्या होता है डेफिनेशन भाई? सर ओपन में मैटर और हीट एंड मैटर एंड हीट दोनों एक्सचेंज इज पॉसिबल। तुम्हारे पास में पानी का एक ग्लास सामने रखा हुआ है, खुला है, वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और पानी वेपराइज होके बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? मैटर एंड हीट बोथ कैन बी एक्सचेंज। क्लोज, जैसे तुमने क्या किया, वाटर बोतल को ना बंद कर दिया उसके ढक्कन को, तो अब पानी बाहर नहीं जा सकता है, अंदर ही है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन हीट कैन फ्लो, यस। तो क्या बोलते हैं? मैटर कांट बी एक्सचेंज बट हीट कैन। फिर आइसोलेटेड क्या होता है? जैसे हमारे पास थर्मस होता है, थर्मस के अंदर हम कुछ डाल देते हैं और वो अपना, हाँ ठीक है ना, तो उसके अंदर सब कुछ रहता है, तो कहते हैं neither matter nor heat। ठीक है, हम यहाँ जो सिस्टम पढ़ेंगे वो मोस्टली जो सिस्टम होंगे दैट विल बी क्लोज सिस्टम, ठीक है। और फिर हमारे पास में आता है मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड भी हमारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ये कर लेते हैं, अब बात करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि स्टेट, जैसे काइनेमेटिक्स में अगर मैं किसी पार्टिकल का स्टेट अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या पैरामीटर चाहिए होते हैं? अगर मुझे किसी पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करना है, हाउ मेनी थिंग्स आई नीड? वेलोसिटी, मास। मुझे चाहिए होता है पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, ठीक है, उसका वेलोसिटी वेक्टर और उसका एक्सेलरेशन वेक्टर, बस मैं सब कुछ बता दूंगा। तो इनको बोलते हैं कहते हैं पैरामीटर्स, कि मुझे उस पार्टिकल को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए, इट्स लाइक मतलब एड्रेस। भाई तुमको अपना एड्रेस बताना है, तुम अपना फ्लैट नंबर बताते हो, बिल्डिंग नेम बताते हो, सेक्टर बताते हो, एरिया बताते हो, राइट। तो सेम वही है, तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो ऐसे ही एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो मेरा सिस्टम है, एनी सिस्टम, सपोज ये मेरे पास कहते हैं ये है ना सिस्टम है, और सिस्टम यहाँ पे जो मेरे पास में सिस्टम रहेगा दैट विल ओनली बी गैस। मैं गैसियस सिस्टम को ही पढ़ रहा हूँ, लिक्विड सॉलिड को मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो बताओ, ये मेरे पास में गैस है, मुझे इसके स्टेट को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो तुमको याद हो हमारे पास में एक ना इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। R की वैल्यू क्या होती है? 8.3 डिपेंड करती है। जूल
पर मोल केल्विन। केल्विन में लूंगा क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, डिफरेंस नहीं है। तो अगर मुझे स्टेट बताना है, ठीक है, तो मैं स्टेट के लिए जो पैरामीटर काम में लेता हूं वो मेरे पास में एक कॉम्बिनेशन है। तो एट एनी पॉइंट, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये पूरा एक वो बन गया, एक ग्रुप बन गया। ये जो चीजें हैं इनको हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर। अगर ये तो मैंने बता दोगे तो आई एम हैप्पी कि हाँ ठीक है यार, मतलब मैं सब कुछ कर दूंगा। ठीक है, फिर हमारे पास में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं इंडिकेटर। क्या होता है इंडिकेटर? ये बताओ खुशी। खुशी। सर इंडिकेटर Yes, sir. हाँ सर इंडिकेटर तो लाइक कोई सब्सटेंस के बारे में बताता है कि और जैसे पिस्टन हो गया, उसने बताया कि वर्क हुआ। है। ओके, इंडिकेटर का कहते थे जनरल लाइफ के अंदर क्या, जैसे यार तुम ड्राइविंग करते हो तो इंडिकेटर देते हो ना, तो मतलब क्या होता है इंडिकेटर का? अगर मैं सिग्निफिकेंसली अगर देखूं तो व्हाट इज द यूज ऑफ इंडिकेटर? इधर जाना है अब उधर जाना है। आगे क्या इंडिकेटर का होगा? मतलब, देखो इंडिकेटर का मतलब हुआ कि मुझे कुछ करना है और मुझे सामने वाले को उसके लिए कोई कहते सिग्नल देना, राइट, कि भाई ऐसा है। जैसे तुमने कभी वो किया टाइट्रेशन? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सुना है नाम, क्या होते हैं टाइट्रेशन? हाँ हाँ उसके सर। अंदर में हाँ सर। उसकी हाँ सर। उसके अंदर में इंडिकेटर काम में लेते हैं। वो इंडिकेटर क्या करता है, जैसे ही रिएक्शन होने वाला होता है कलर चेंज कर देता है वो। तो उसने हमको इंडिकेशन दे दिया कि देखो कलर चेंज हो रहा है, मतलब अब चीजें चेंज हो रही हैं। तो वैसे ही थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी जो इंडिकेटर होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। यहाँ पे इंडिकेटर का मतलब होता है कि तुम मुझे कुछ एक ऐसा फंक्शन बताओ या पाथ बताओ कि आई कैन नो कि क्या चल रहा है। तो अगर मैं किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को मैं ऐसे दिखा दूं, सपोज यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया प्रेशर और यहाँ मैंने वॉल्यूम कर दिया, और सपोज ये लो, ये मेरे पास एक वो बन गया, ग्राफ बन गया, तो एक फंक्शन है ना। तो ये जो चीज है इसको मैं बोलता हूं अपने इंडिकेटर। इंडिकेटर अपना डायग्राम, कि ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास में ये वॉल्यूम है, इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है, इतना प्रेशर है। और अगर इस स्टेट में चेंज हो रहा है तो मैं सब फाइंड कर सकता हूँ, मैं वर्क डन भी फाइंड कर सकता हूँ, मैं इंटरनल एनर्जी में चेंज भी फाइंड कर सकता हूँ। तो इस टाइप के जो होते हैं डायग्राम, और ये ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वॉल्यूम और प्रेशर ही हो। सपोज यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर है, यहाँ पे तुम्हारा डेंसिटी है, हो सकता है कोई भी जो। तो यहाँ पे इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर को अगर मैं एक्सेस मान लूं और कोई भी जो है ग्राफ मुझे, एनी ग्राफ विच इज रिलेटेड टू द थर्मोडायनामिक स्टेट्स, ठीक है, वो मेरे पास में इंडिकेटर डायग्राम है। तो ये मेरे पास में इंडिकेटर डायग्राम्स सारे। ओके, अरे तुमको भी बताया नहीं गया क्या ये केमिस्ट्री में? सर इंडिकेटर नहीं सर, ये बताया तो गया, नहीं लेकिन ये नहीं ग्राफ बताया था। थर्मोडायनामिक्स थे। नहीं बताया। ऐसे होता है केमिस्ट्री में इंडिकेटर पता है, बोले पीएच इक्विवेलेंस हाँ पॉइंट। नहीं वही वो नहीं, तो मैंने कहा ना कि जो इंडिकेटर है एक तो उसका जनरल मीनिंग है कि इंडिकेटर का कैसे मैं तुमको बताऊंगा। यहाँ पे इंडिकेटर का मतलब ये है। चलो कोई नहीं, फिर हमारे पास में आते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। क्या होते हैं स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन? ये तो बताया होगा। सर हाँ, स्टेट बताओ। फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। यस, तुम बोलोगे कि कुछ कुछ पैरामीटर्स, ठीक है, जो पैरामीटर डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड
फाइनल वैल्यू, नॉट द पाथ। जैसे क्या, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, राइट। क्या होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, यू। अगर सपोज तुम्हारे पास एक गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल हैं n मोल है, उसका टेम्परेचर T है, तो उसका इंटरनल जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, NCVT। NCV dt F/2 nRT, ये होता है, ठीक है, याद है क्या होता है, F क्या होता है यार, F is Degrees of degree of freedom. freedom डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर कर लिया है तो अगर देख भी लेते हैं कि क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जो नंबर होते हैं 3 फॉर मोनो एटॉमिक, monoatomic 5 फॉर Right. डाई एटॉमिक, diatomic और linear फिर 6 for triatomic। polyatomic पॉली एटॉमिक। अब पॉली एटॉमिक के अंदर भी आगे वो आ जाता है ना, बाइफर्केशन आ जाता है कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरली, सर लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5 ही नहीं हो जाएगा। हाँ 5 हाँ उसके लिए 5 होगा, ठीक है। एंड इफ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, लीनियर देन F इज 5, जैसे कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अब देखो ये जो इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगे ना कि हाँ बताओ N2O में क्या होगा, NO2 में क्या होगा, नहीं नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें केमिस्ट्री में आती हैं। फिजिक्स के अंदर क्योंकि हमको गैस का स्ट्रक्चर हमको नहीं पता होता है कितना होता है, तो हमारे जो आएंगे क्वेश्चन वो बस यहाँ तक ही लिमिटेड होते हैं, ये वाले, बस हमको इतना ही याद रखना है। मोनो एटॉमिक है 3, डाई एटॉमिक है 5, क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वो देखते ही नहीं, हमको आता ही नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमको नहीं पता है कि उसका स्ट्रक्चर में क्या लोन पेयर है, लीनियर है, नहीं है, तो हमको नहीं पता, तो हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू, तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएट कर दूं उसको, तो क्या बन जाएगा F/2 nR डेल्टा T। तो डेल्टा T का मतलब क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, अपने एक और एग्जांपल ले लो, डेंसिटी, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे मास का वॉल्यूम कुछ है, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। अब उस मास को चाहे तुम कहीं भी ले जाओ, कोई भी पाथ से लेके जाओ, उसका डेंसिटी उतना ही रहेगा ना, वो तो चेंज होगा नहीं, तो याद। फिर मेरे पास में आता है पाथ फंक्शन। क्या होते हैं पाथ फंक्शन, तो पाथ पे डिपेंड्स ऑन जो द पाथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पाथ, जैसे वर्क 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 और हीट हीट, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन या फिर वो, सर एंट्रोपी, एंथैल्पी, हाँ एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन, सर एंट्रोपी भी शायद स्टेट ही होता है। है एंट्रोपी से पाथ फंक्शन है। सर डेल्टा H/T है ना एंट्रोपी। अच्छा, ठीक है, ये लो इसको ही हटा दो, फिर अपने एंथैल्पी और एंट्रोपी को अपने उसी में डाल लो, ठीक है। तो जैसे अब अगर मैं अपने एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास एक ये था, यहाँ पे मैंने लिखा प्रेशर, यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम, और एक ये मैं यहाँ से यहाँ पहुंच, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। देखो इंडिकेटर जो डायग्राम होता है उसमें इस एरो का बहुत मीनिंग होता है कि तुमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जो सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुमको एरो लगाना जरूरी है। तो मैं ए से बी ऐसे गया,
ठीक है, तो मैं स्टेट लिखूं इसका, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, ये प्रेशर P2, वॉल्यूम T2, वॉल्यूम ये आ गया है ना भाई। अगर उसी पॉइंट पे सपोज अगर मैं ऐसे गया तो भी उस पॉइंट का मैं इतना ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि अगर मैं पाथ 1 से जाऊं या पाथ 2 से जाऊं, तो इन 1 डेल्टा U, या फिर मैं कह सकता हूं कि डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2। भाई फाइनल टेम्परेचर उतना ही है, इनिशियल भी सेम ही है, तो इतना ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन इन 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन 2। वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो देखो इन दोनों का अलग है, तो ये पाथ फंक्शन है। तो एक हमारे पास में स्टेट फंक्शन है, एक हमारे पास में पाथ फंक्शन है। ठीक है। यस सर। यस यस सर। ओके चलो, तो एंट्रोपी ठीक है, ये तुमको आता ही है वर्क वगैरह। हाँ, तो इसी पे आया था थर्मोडायनेमिक्स लॉ पे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट जीरोथ लॉ, क्या होता है जीरोथ लॉ? थर्मल अगर ये B और BC एक ही थर्मल टेम्परेचर पर है, तो इससे भी अगर A जो है वो B के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C कैसे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और सी। तो हम बोलेंगे कि A और C को they have to be in thermal equilibrium। और ये बहुत ही कहते हैं ना ऑब्वियस सा है ना यार, इसके अंदर कोई तुमको फॉर्मुलेशन की कि वो नहीं है, जरूरत नहीं है और ये नहीं है। तो ठीक है, इसको हम इसके ऊपर ना ही इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, ना ही इसके ऊपर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला है, नहीं पूछना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इंपॉर्टेंट, सारी कहानी यहीं पे चलती है। क्या होता है फर्स्ट लॉ? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो अब यार एक बहुत बड़ा कहते हैं ना मिस कॉन्सेप्ट है, ये लाइन तुम कभी यूज में, आई होप कि तुम काम में ना लो, कि केमिस्ट्री के अंदर तो साइन उल्टे होते हैं, फिजिक्स के अंदर साइन अलग होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, थर्मोडायनेमिक्स सेम है, चाहे तुम केमिस्ट्री में जाके देखो या फिजिक्स में जाके देखो, इंटरेस्ट का एरिया अलग अलग होता है। केमिस्ट्री के अंदर जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड इन गैस। हम जो गैस है, जो मेरा सिस्टम है, हम उसको ज्यादा अपने इंपॉर्टेंस देते हैं कि गैस का क्या हो रहा है, गैस को हीट मिला, गैस ने ये किया वो किया फलान ढिमका। फिजिक्स के अंदर वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू वर्क, कि भाई हमारे पास में बेसिकली मैकेनिकल वर्क कितना आया, भाई हमको इंजन बनाना है कार का, ठीक है, तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि अंदर वाली गैस क्या कर रही है, हमारी कार चलनी चाहिए। तो वी आर इंटरेस्टेड इन वर्क। तो थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। इस थर्मोडायनामिक सिस्टम को मैंने हीट दिया dq। अब मैं स्पेसिफाई करूंगा यहाँ पे dq, ये क्या है? हीट गिवन टू सिस्टम। जो सिस्टम है उसको हमने हीट दिया, ठीक है। अब वो जो सिस्टम है वो इस हीट का क्या क्या कर सकता है,
ठीक है, उसने क्या किया, थोड़ा सा तो क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। तो ये है वर्क डन बाय द सिस्टम, और हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज गैस, ये वर्क गैस ने किया है। और बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज और यू कैन से टेम्परेचर चेंज। अब जो केमिस्ट्री के अंदर जो इक्वेशन लिखी और जो यहाँ इक्वेशन लिखी, क्या दोनों इक्वेशन में अलग अलग हैं? सर थोड़ा एक साइन का डिफरेंस है। नहीं है डिफरेंस, साइन का डिफरेंस कैसे आ जाएगा यार? उसमें तुम क्या लिखते थे? सर डेल्टा यू तुम इक्वल लिखते टू थे, क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ उसके अंदर डब्ल्यू क्या होता था? वर्क। अच्छा ओके समझ गया, नेगेटिव रहता था वर्क। स्टेटमेंट पूरा पढ़ो, वर्क इज नॉट, अगर कोई तुम्हें बोले वर्क इतना है, अरे कौन सा भाई, तुम स्पेसिफाई करो किसने किया, किस पे किया। तो उसमें तुम बोलते थे कि वर्क डन ऑन द गैस, कि मैंने गैस को हीट भी दिया, मैंने गैस के ऊपर वर्क भी किया। तो बेसिकली मैंने गैस को कितना इनपुट दे दिया, मैंने वर्क दिया प्लस उसको एनर्जी दिया। अब गैस उससे क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, मैं गैस से वर्क करवा रहा हूं, मैंने बोला मैंने तुमको हीट दिया, इतना दिया, अब तुम बताओ तुमको क्या करना है। वो कहेगा ठीक है, अपने पास में ऑप्शन दो है, या तो हम वर्क करेंगे या फिर हम अपने इंटरनल अपने एनर्जी में चेंज करेंगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास में। तो कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां के थर्मोडायनामिक्स अलग है और यहाँ के थर्मोडायनामिक्स अलग है, सेम है। भाई यहाँ भी अगर कभी मान लो हमने गैस को कंप्रेस कर दिया, तो ये जो अपना ये जो आएगा क्या बोलता है, डेल्टा डब्ल्यू आएगा, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो हम इसको कह सकते हैं ना, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन ऑन द गैस है वो, ठीक है ना। तो भाई हमको कौन पता होना चाहिए, जैसे अपने वर्क डन की जो डेफिनेशन है यार, वो तो हर जगह वही है ना। जैसे कि सपोज एक मेरे पास ये पिस्टन है एक, ठीक है, सपोज इसके अंदर गैस है, गैस का ये तुमको दिया, ये दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, सपोज ये है प्रेशर, इसका तुमको दिया हुआ है एरिया। तो गैस इसके ऊपर कहाँ की तरफ फोर्स लगा रही है, गैस बताओ सर पिस्टन पे राइट की तरफ, राइट की तरफ। यहाँ की तरफ आ रहा है। तो दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय गैस, कि कितना आएगा, प्रेशर इनटू एरिया होता है ना। तो फोर्स अप्लाइड बाय गैस कितना बन जाएगा, P इंटू ए। अब इसके ऊपर एक यहाँ भी फोर्स लग रहा है, F एक्सटर्नल, या फिर कह सकते हो कि F अप्लाइड बाय द कहते हैं सराउंडिंग। और ये दोनों फोर्स कैसे इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब सपोज गैस ने स्लोली थोड़ा सा मूव किया बस, हो ठीक है, गैस ने थोड़ा सा इसको मूव कर दिया यहाँ की तरफ, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको मैंने बोला dx। क्या मतलब होता है dx का मतलब, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करने पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ का डेंसिटी वहां का डेंसिटी अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा स्लोली मूव dx। तो अब मुझे बताओ कि वर्क डन बाय द गैस कितना हुआ, वर्क डन बाय गैस, फोर्स भी कहां की तरफ लगा, बाहर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां की तरफ हुआ, बाहर। तो मैं लिखूंगा ना कि फोर्स वेक्टर इनटू
डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, है ना। तो फोर्स क्या बन जाएगा, प्रेशर इंटू ए डी एक्स, ये क्या बन गया मतलब ए डी एक्स पी इंटू डी वी। तो ये है मेरे पास में वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस कितना आएगा, इंटीग्रल पी डॉट डी वी। तो इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग तो वर्क डन बाय द गैस कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो ना डीवी, भाई हमको पता है प्रेशर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब कि एक्सपेंशन। इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग तो वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। इसी को, ये जो चीज है ना, ये जो नेगेटिव वाली चीज है, इसी को हम बोलते हैं वर्क डन ऑन द गैस। क्योंकि अब देखो, अब जो हमारा एक्सटर्नल है ना, वो फोर्स लगा रहा है और वो इसको अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं वर्क डन ऑन द गैस। बट हम नहीं लेंगे, हम हमेशा प्लस माइनस का साइन काम में लेंगे और स्टेटमेंट हम एक ही काम में लेंगे, वर्क डन बाय द गैस। और ये जो सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि एनी सिस्टम इज टेकन टू अनदर स्टेट। भाई यहाँ पे स्टेट का मतलब हो जाएगा अपना थर्मोडायनामिक्स स्टेट, वेरी स्लोली and always in mechanical equilibrium। ठीक है। और हमारे जो भी होते हैं, और इसके अंदर एक और अच्छी चीज होती है, इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जब भी तुम्हारा आएगा ना, इसी के लिए हमारे इंडिकेटर जो डायग्राम है वो वैलिड है। सपोज ये मेरा इंडिकेटर डायग्राम है, ये मेरा टेम्परेचर, ये मेरा वॉल्यूम, मैं सपोज यहां से यहाँ पे ले गया। तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे गैस का टेम्परेचर इतना है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे गैस का टेम्परेचर इतना है। इस पॉइंट पे गैस का वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी इतना है, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया रो टी, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मेरा ग्राफ ऐसा आ गया यो, तो ये लो, तो मैं कहूंगा ना इस पॉइंट पे अगर मैं लिख रहा हूँ ना इतना टेम्परेचर है, मतलब कि पूरे के पूरे जो गैस है उसका वो अपना डेंसिटी है और ये टेम्परेचर है। ऐसा नहीं है कि जो, जैसे अपने मान लो कमरे के अंदर एसी चल रहा है, तो होता है ना यार, जो एसी के पास वाला एरिया ठंडा होता है, दूर वाला वो एरिया गर्म होता है। तो दैट इज नॉट द इक्विलिब्रियम, वो हमारे पास में इक्विलिब्रियम नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास में चीजें हैं और हम इन्हीं प्रोसेस को पढ़ते हैं, और बेसिकली हमको उसी को पढ़ना है, ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हम ये याद रखें, इसी के ऊपर कुछ हमारे पास में स्टैंडर्ड वो है प्रोसेस, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। सबसे पहले एडियाबैटिक, ठीक है, सबसे पहले आइसोकोरिक, फिर हम पढ़ेंगे आइसोबारिक, ठीक है। पहले इन दोनों को पढ़ते हैं। क्या होता है आइसोकोरिक का मतलब, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। तो पहली बात, द सिस्टम हैज टू बी क्लोज, तुम्हारा जो मैटर है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तो सारे के सारे प्रोसेस है ना, दीज आर डिफाइंड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम। अगर तुमने सिस्टम को खुला छोड़ दिया तो वो गैस है, गैस तो बाहर चली जाएगी ना पूरी यार, ठीक है। तो ऑल सिस्टम आर क्लोज, ठीक है। तो आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले इसका इंडिकेटर
वो बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया प्रेशर, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया वॉल्यूम। हाँ, कैसा ग्राफ आएगा? ये आएगा, ये तुमको ऐसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसको। ये इसकी इनिशियल स्टेट है। मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, और ये उसका वॉल्यूम V है। ये हमारा इंडिकेटर डायग्राम हो गया। अब इसको देख के बताओ, अगर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सबसे पहले मैंने निकाला dW। क्या होता है dW? P इंटू dV। इसको इंटीग्रेट तो क्या आएगा? ये 0। क्यों? वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि बाय फर्स्ट लॉ से मैं क्या बोल सकता हूं कि dq इक्वल टू dW प्लस du। तो ये मेरा कितना बन गया? 0। तो dq है वो क्या बन जाएगा? du। क्या होता है du? F/2 nr dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा Q इक्वल टू F/2 nr डेल्टा T। मतलब जो भी मैं हीट दूंगा, सारा का सारा हीट है ना किस में चला गया? इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। अगर मैंने हीट सप्लाई किया तो टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी इंक्रीज। अगर मैंने हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी डिक्रीज्ड। अब देखते हैं, हर प्रोसेस की एक मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी क्या मतलब होता है? C। मतलब 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए इस वाले प्रोसेस के अंदर कितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी? तो बेसिकली फॉर्मूला ये होता है डेल्टा Q अपॉन N इंटू डेल्टा T। ये वो है जनरल फॉर्मूला है। अब मैं इसको स्पेसिफिक बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा V, CV। ठीक है, तो बताओ कि क्या बन जाएगा CV? कि क्या है मेरा डेल्टा Q? F/2 nr डेल्टा T अपॉन N डेल्टा T। तो क्या बन जाएगा C? F/2 R। ये मेरे पास में CV है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब मेरे पास में ये होता है प्रोसेस, तो मैं लिखता हूं कि डेल्टा Q इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है। और यही मेरे पास में होता है डेल्टा U। कब? आइसोबैरिक प्रोसेस। और मुझे ये पता है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है दैट इज द स्टेट फंक्शन, है ना? तो चाहे मैं उस टेम्परेचर पे उसको कहते किसी भी फॉर्म में लेके जाऊं, मेरा आंसर सेम आने वाला। क्लियर? यस सर। चलो इसमें आते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब क्या हुआ? प्रेशर कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसका इंडिकेटर अपन डायग्राम बनाते हैं। वॉल्यूम प्रेशर। ठीक है, सपोज अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो ये लो, मैं यहां से यहां गया, ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम V2, ये मेरे पास में अपना प्रेशर P0। ये इंडिकेटर डायग्राम। वर्क डन क्या बन जाएगा भाई? वर्क डन क्या होता है? P डेल्टा V। मुझे पता है कि अपना प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो सिंपली क्या बन जाएगा? V2 माइनस V1। तो ये बन जाएगा डेल्टा W। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि PV2 माइनस PV1। ये क्या बन जाएगा? PV2 NR T2। ये क्या बन जाएगा? NR T1, है ना? देख सकते हो ना भाई? भाई आइडियल गैस इक्वेशन तो हर जगह पे वो है ना, अपने पास वैलिड है।
तो ये जो चीज है ये मेरे पास ये भी बन जाती है। तो मैं कहता हूँ कि आइसोबारिक के अंदर जो वर्क डन होता है दैट इज P डेल्टा V, और आई कैन राइट इट NR डेल्टा T। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कहते हैं टेम्परेचर चेंज आया, टेम्परेचर चेंज आया तो मेरे पास जो इंटरनल जो एनर्जी है उसके अंदर भी चेंज आया होगा, देखो ना। यस तो वो क्या हो जाता है F/2 NR डेल्टा T। ये तो स्टेट फंक्शन है। तो अब मैं निकालता हूं कि इसके अंदर मैंने हीट कितना सप्लाई किया, कितना सप्लाई किया NR डेल्टा T प्लस F/2 NR डेल्टा T। इसमें अगर मुझे सेम टेम्परेचर राइज करना है तो आइसोबारिक के अंदर मुझे जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी दैट विल बी मोर। क्यों? क्योंकि भाई हमको टेम्परेचर भी बढ़ाना है और वर्क भी करना है। आइसोकोरिक के अंदर हमको सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करना था, वर्क तो करना ही नहीं था। वेरी गुड। अब बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये स्पेशल बन गया था, जिसको हम क्या बोल देते हैं Cp। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जो भी तुमको चाहिए हीट वो, तो क्या बन जाएगा? ये कितना है डेल्टा T? NR डेल्टा T प्लस F/2 NR डेल्टा T अपॉन N डेल्टा T। क्या बन जाएगा? Cp डिवाइड किया R प्लस R into F plus 2 ये क्या होता है? Cv। सर तो लिख सकते हो हाँ। अब तो वॉल्यूम कितना होता है? अच्छा बोल, ये Cv सबको पता है, ये तो अपना रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है ना? यस। तो ये हमारे पास में हो गया। वेरी गुड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे तुम एक क्वेश्चन करके बताओ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड सर एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं एक बार, will be converted into work at isobaric process for helium gas। चलो बताओ बस, what fraction of heat supplied will be converted into work if I am using isobaric process और मेरे पास में हीलियम गैस है? चलो बताओ। So 2/5? Yes sir, 2/5. पक्का? हाँ सर। बाकी लोग तो देखो, हाँ तो सर क्वेश्चन ऐसा ही आ 2/5। जाएगा स्टेटमेंट था। तुम देखो स्टेटमेंट देखो, कहीं भी कोई पूरा कंप्लीटली इंग्लिश का स्टेटमेंट है ना, कोई गैस लिखा है कुछ लिखा है, लेकिन नहीं आंसर आएगा। तो मुझसे पूछा फ्रैक्शन x वर्क डन, तो मतलब क्या हुआ? वर्क डन अपॉन डेल्टा Q हीट सप्लाइड। वर्क डन क्या होता है आइसोबारिक में? NR डेल्टा T। NR डेल्टा T। और में हीट सप्लाइड कितना होता है? NR 1 डेल्टा plus T F, तो है ही है, तो वही। प्लस F/2 NR डेल्टा T। अब सब कुछ कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 अपॉन 1 1 plus F/2। F/2। अब हीलियम दिया हुआ है, हीलियम के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3।
तो Great. 1 प्लस 3/2 तो 2/5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओनली 40% ऑफ हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। फाइन। Yes. ओके, तुमने वो चीजें कभी देखे हैं? अगर एक गैस का मिक्सचर है जिसके अंदर मान लो हीलियम भी है और हाइड्रोजन भी है, तो उसका इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ सर, मोल फ्रैक्शन इनटू CV अपॉन टोटल मोल्स। हाँ कहते हैं ना कि किसी भी सिस्टम का इक्विवेलेंट CV, इक्विवेलेंट CP, इफ देयर आर मोर देन 2 गैसेस, 2 और मोर देन 2 गैसेस टुगेदर। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा बता देंगे, पहले करते हैं। फिर हमारे पास में प्रोसेस आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल जैसा नाम में है, थर्मल, आइसो कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाएगा PV इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, मतलब क्या बन गया? PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, चलो इसका इंडिकेटर डायग्राम। सपोज यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा यार, सिंपल सी बात है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को, XY इक्वल टू कांस्टेंट। तो सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। एरो बहुत जरूरी है कि मैं इस पाथ के थ्रू यहां से वहां जा रहा हूं। तो सपोज ये मेरा इनिशियल पैरामीटर है P1 V1, ये मेरे फाइनल पैरामीटर V2 P2। तो मैं लिख सकता हूं ना कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हाँ, और इक्वल टू क्या बन जाएगा? nRT। यस, तो चलो इसके अंदर फाइंड करते हैं। तो पहले मैंने निकाला डेल्टा W, क्या बन जाएगा? P इंटू DV। प्रेशर भी वेरिएबल है तो उसको कैसे लिखूंगा? तो मैं लिख सकता हूँ ना कि nRT अपॉन P इंटू DV। अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो डेल्टा W बन जाएगा nRT, वॉल्यूम V1 से V2 गया है ना, तो ln V2 बाई V1। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ भी टेम्परेचर T, यहाँ भी टेम्परेचर T, तो डेल्टा U जो आएगा वो कितना बन जाएगा? 0। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो हीट सप्लाइड कितना बन जाएगा? सिंपली डेल्टा W nRT ln V2 बाई V। अब चाहो तो इसको उसके अंदर कन्वर्ट कर लेना। ये तो हमारे पास में ln है, इसको अगर कन्वर्ट करोगे लॉग में तो 2. क्या होता है? 303। यस सर, 2.303। यस सर। हाँ, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑल थिंग्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉग। मतलब उसके अंदर कभी कभी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो वो कोई बात नहीं है ना, वो हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं निकालूं मोलर हीट कैपेसिटी, क्या बन जाएगा? डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T। क्या आएगा? इनफाइनाइट। तुम कितना ही हीट दे लो, टेम्परेचर विल नॉट राइज बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर विल नॉट चेंज। ओके, यस। तो ये ऐसा है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन शायद तुमको करवा दिया होगा, पता नहीं। सपोज ये मेरे पास वॉल्यूम है, ये मेरे पास प्रेशर है P0
वी नॉट, फिर मैं यहाँ पे आ गया, वी नॉट बाई 2, और मैं स्ट्रेट लाइन से लेके जा रहा हूँ। क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है? यस सर। हाँ, स्ट्रेट लाइन है वो। सर हाइपरबोला ना क्या? अरे नहीं मैं है। बोल रहा हूँ सर अगर हम लोग P0/2 into 2 V0 और P0 देखे तब, नहीं होगा बिकॉज पर एरिया ग्राफ अंडर तो द सर कर्व हर चेंज हो पॉइंट गया। पे नहीं है। हाँ, तो सर जो ये हमारा प्रोसेस, देखो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम्हारा हाँ कहते सर हैं हर जगह पे हर जगह temperature। नहीं होगा। हर तो जगह पे मुझे नहीं। बताओ, सपोज एक गैस है जो कि इस वाले ग्राफ को फॉलो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लो उसका जो है टेम्परेचर अपना T0 है, तो यहाँ भी कितना होगा? T0 होगा, बिकॉज द टेम्परेचर इज द स्टेट फंक्शन। तो बताओ कि इन बिटवीन टेम्परेचर का मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे आया और कितना होगा, ये करना, ठीक है। चलो बस इतना ही करेंगे, और थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले का जो है ना रिवाइज कर लेना पूरा, कि उसके अंदर जो भी तुमने अपने क्वेश्चन वगैरह किए हुए हैं।